हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। उससे बेसिक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है, छोटा सा, वो देख लीजिए। एज इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज एज इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे वो एयर से। ऑक्सीजन लेंगे वो एयर से। और ये ऑक्सीजन लेने के लिए उनको स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर चाहिए। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर चाहिए। और ये स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन भी बहुत नीडेड होता है। सो दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडी, फाउंड इनसाइड द बॉडी। एंड द सेकंड थिंग इज कि जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं जो ऑक्सीजन को यूज़ कर रही हैं, रेस्पिरेटरी सरफेसेस जो होती हैं जो ऑक्सीजन को यूज़ कर रही हैं, जैसा कि हमने एक्वाटिक एनिमल्स में बताया था, रेस्पिरेटरी सरफेस वहाँ पर गिल्स है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है वो होती है ट्रैकिया, जिनके थ्रू ये काम होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस फ्रॉम एनवायरनमेंट। ऐसे ही अगर हम किसी नॉन एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर बहुत स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के केस में हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है लंग्स। आज की वीडियो में हम लोग पूरा टेरेस्ट्रियल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनमें रेस्पिरेशन को स्टडी करेंगे। तो इसमें कुछ एक बेसिक्स हैं वो आप समझ लीजिए कि जैसे ह्यूमंस में हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? नाक से। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ये बकल कैविटी हो गई, ये आपका पाइप हो गया। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये दो जगह बाइफरकेट हो जाता है। एक स्ट्रक्चर आपकी चली जाती है ईसोफेगस में, और दूसरी स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोलते हैं आपका रेस्पिरेशन वाले सिस्टम में जाती है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इसकी ओपनिंग जो होती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। एंड दिस ओपनिंग is connected with a tube-like structure that is called as trachea or windpipe. This have cartilaginous ring, cartilaginous rings, and these cartilaginous rings are present. That's why the trachea cannot collapse easily. So the oxygen that taken by the nose, यहाँ पर एक पाथ है पूरा एयर का, उसको समझ लीजिए। सबसे पहले ऑक्सीजन जो होगी वो नोज में आएगी, नोज नोज यानी नॉस्ट्रिल से, और नॉस्ट्रिल से अंदर आएगी जहाँ पर होता है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज, ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको, ये जो नाक का इंटरनल स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज नेजल पैसेज। एंड दिस नेजल पैसेज opens through the internal nostrils inside the pharynx, inside the pharynx. And this pharynx opens into larynx. What is larynx? Larynx is called as voice box in the case of human. यहीं से हम लोग आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। लैरिंग्स इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, जिसको यहाँ पर हमने ग्लॉटिस करके शो किया है। ये ग्लॉटिस यही पोर है, और ये जो स्ट्रक्चर बीच में दिख रही है, ये स्ट्रक्चर जो बीच में दिख रही है, ये दिस इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। And after that this larynx opens into trachea, and trachea opens into lungs,
यहाँ पर लंग्स जो है, यहाँ पर ट्रैकिया 2 जगह बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया। यहाँ पर ये ओपन करेंगे लंग्स में, दिख रहा होगा आपको। इस लंग्स के जस्ट नीचे होता है डायफ्राम, लंग्स के जस्ट नीचे डायफ्राम दे रखा है यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम, दिस इज कॉल्ड एज लंग्स। तो ये पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब हम ध्यान से अगर देखेंगे तो इसकी प्रोटेक्शन कैसे की गई, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे प्रोटेक्शन कैसे होगी। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए देखिए इसके आसपास क्या क्या है। सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका डायफ्राम दिखाई देगा। साइड में अगर देखेंगे यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर रिब्स होती हैं, यहाँ पर रिब्स होती हैं, और फ्रंट पर स्टर्नम हड्डी होती है, स्टर्नम बोन, और बैक साइड पर वर्टिब्रल कॉलम होता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखें जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। दिस इज कॉल्ड एज नेजल पैसेज, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया, दिस इज फेरिंग्स, दिस इज लैरिंग्स। आप दिखाई दे रहा होगा सब लोगों को, ये नेजल पैसेज है, दिस इज माउथ कैविटी, चाहे तो लेबलिंग करें। ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स इनटू लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद यहाँ पर ये दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया, और इसके ऊपर है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हेल्प टू प्रोटेक्ट द ट्रैकिया in collapsing. After that, this trachea divide into two branches. One branch goes to into right lung and other to the left lung. And this trachea again divide to form many bronchi. This bronchi become divided into bronchioles, and these bronchioles last opens in a structure called alveoli. Alveoli is nothing, simply this is bronchioles, and this bronchiole opens in a structure, this is called as alveoli or air sac. These air sacs are highly vascularized, means have blood vessels. यहाँ बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं इस तरीके से। तो अगर हम इसको सिंपल शो करें तो ये ब्लड वेसल इस तरीके की होंगी, जैसे ये ब्लड वेसल है, और उसके बाद ये एल्वुलर आपका एल्वुलाई है। तो लास्ट में एयर से जितना भी ऑक्सीजन है, जितना भी एयर है, वो ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है, एंड दिस ऑक्सीजन कम्स और डिफ्यूज इनसाइड द ब्लड। यहाँ ब्लड में क्या चीज़ इसको ले लेगी, इस ब्लड में होती है आरबीसी, वो इसको लेंगी, एंड द आरबीसी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सैक, दिस इज कॉल्ड एज एयर सैक। And CO2 which already running in the blood diffuse inside the air sac. So this is a gaseous exchange. So आप देखेंगे इसको तो all the respiratory system is protected by the ribs, diaphragm, बैक साइड में टॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम, और फ्रंट साइड में स्टर्नम। अगर इसको एक छोटे से डायग्राम से समझें तो इजीली समझ सकते हैं। जैसे ये हो गई ट्रैक, इसका आपका लैरिंग्स, दिस विल कॉल्ड एज ट्रैकिया। ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसको ध्यान से देख लें। दिस विल कॉल्ड एज लंग्स। आफ्टर दैट बैक साइड में यहाँ पर मौजूद है आपका वर्टिब्रल कॉलम,
and vertebral column at the base. This is called a diaphragm, and at the front side, this is a structure, a special bone called sternum, तो ये हो गया ट्रैकिया, ये हो गया लैरिंग्स, एंड दिस इज कॉल्ड लंग। यहाँ पर मौजूद है रिब्स, ये रिब्स मौजूद है। तो अगर हम लेटरली देखें तो दिस बिकम फॉर्म ए थोरेसिक केज। 10th में कोर्स में नहीं है, लेकिन आप इजीली इसको समझ सकते हैं। लेटरल व्यू से भी इस डायग्राम को समझ लें, फ्रंट व्यू से भी डायग्राम को समझ लें, और इसकी बेसिक लेबलिंग है उसको याद कर लें। दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस इन द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस? तो ह्यूमंस के रेस्पिरेशन में सबसे पहला जो स्टेप है वो है ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग? व्हाट इज ब्रीदिंग? एयर का लंग्स में आना एंड लंग्स से निकलना, सिंपल। दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। एयर कम्स इन द लंग्स and goes outside the lungs. This is called as breathing. Simple. The process takes place by a rhythmic contraction and relaxation of the muscles related to the thoracic cage. As in diagram, this is diaphragm. This is diaphragm is dome shape. This diaphragm is dome shape. This is sternum, and this is thoracic ribs, and ribs have different type of muscles here. सिंपल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एयर कम्स थ्रू हेयर and comes in the lungs by a process called ventilation of lungs. Breathing takes place in the two steps. One is inspiration or inhalation, means when oxygen comes into the lungs, when enters into lungs. And the second is called as exhalation, in which lungs expel air outside which contain CO2, also contain oxygen but in less quantity. So the process of breathing takes place through this diagram. You can understand this. This is chest expand, this is ribs, this is diaphragm, this is dome shape. जब डायफ्राम रिलैक्स कंडीशन में होता है तो ये डॉम शेप होता है। एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन दिस बिकम फ्लैट एंड द मसल्स with ribs contract and diaphragm become flat, muscles of ribs contract, जिनको इंट्राकॉस्टल मसल्स बोलते हैं, by which the thoracic cage volume or the lungs of volume become more and air come inside the lungs. At the time of breathing out, diaphragm become normalized in the normal condition. Internal intercostal muscles of the ribs contract
and this thoracic cavity reduced in volume, so the pressure of air in the lungs become high and the air expelled outside. एक अदर डायग्राम इसको सिंपली समझ लें, इसको इस तरीके से होता है ये, एयर एंटरिंग द लंग्स, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स इंक्रीज्ड। इस केस में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा। यहाँ पर लंग्स वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा और हवा जो है, एयर जो है, अंदर की तरफ एंटर कर जाएगी थ्रू द नोज, नोज टू लैरिंग, नोज टू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू लैरिंग, लैरिंग्स टू ट्रैकिया, ट्रैकिया टू लंग्स। एंड द अदर थिंग, जब एक्सपायरेशन होगा या एक्सहेलेशन होगा, दिस विल कम इन द normal shape, this is dome shape. Thoracic cavity reduces its volume, the pressure become high and the extra air become expelled outside through the nose. This is called as exhalation. तो इजीली आप समझ सकते हैं, what is the fate of the air comes inside the lungs? The oxygen come with air taken by the respiratory system goes into the lungs where alveoli are present, as we had discussed earlier. मैंने आपको बताया था लंग्स जो होते हैं उनमें लास्ट में ब्रोंकियोल्स जो होते हैं, इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स और कॉल्ड एज एल्वुलाई, और अगर एल्वुलाई के सेक्शन को देखेंगे तो ये इस तरीके का दिखाई देगा। व्हाट इज द एल्वुलाई हैव फंक्शन एयर? एल्वुलाई इंक्रीज द सरफेस, पहली बात तो ये चीज समझ लीजिए, इंक्रीज द सरफेस। कौन सी सरफेस? सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि ये सारे के सारे इस फॉर्म में मौजूद हैं कि इजीली जो है रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह वर्क करते हैं और ये इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ दिस एल्वुलाई। तो पल्मोनरी आर्टरी से हम कहें कि ऑक्सीजन और CO2, यहाँ पर एयर जो आई है इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ध्यान से देखें इसको। तो यहाँ पर जैसे ही ये ब्लड आ रहा है जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, दैट टेक्स ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेगा। इन ऑक्सीजन को लेने वाला कौन है? इन ऑक्सीजन को लेने वाली है आरबीसी। आरबीसी में कौन सा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे इसको। हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ह्यूमंस दैट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सेक and the CO2 which is present in the blood diffuse inside the air sac। तो गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है? तो जैसा कि आपने देखा गैसेस एक्सचेंज में जो आपका एल्वुलाई है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में कहाँ? आरबीसी में। और जो CO2 यहाँ पर मौजूद है ब्लड में, जो कि प्लाज्मा में मौजूद है, वो आ जाएगी इस एयर सैक में। दिस इज द सिंपल गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस through the respiratory surface and the respiratory surface in the form of alveoli which increase the surface area of lungs। अगर हम इसको देखेंगे तो आपकी NCERT बॉक्स में लिखा हुआ है 80 स्क्वायर मीटर एरिया होगा अगर इसको हम इंक्रीज करके फैलाएंगे पूरा। तो वैसे लंग्स छोटी जगह में होते हैं, लेकिन सरफेस को देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी जगह में फैल जाएगा। तो सिंपल ये प्रोसेस है, आप इजीली इसको देख लीजिए। तो exchange of gases takes place in the air sac and this oxygen rich blood, O2 rich blood runs towards the tissue where cells are present. These cells take this oxygen to respiration, ग्लूकोज को तोड़ देंगी, H2O बना देंगी, CO2 बना देंगी और एनर्जी को रिलीज करेंगी। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड runs through the RBC. RBC contain a hemoglobin. This is respiratory pigment. Hemoglobin react with oxygen to form oxyhemoglobin, and this oxyhemoglobin comes in tissue
dissociate to form oxygen and hemoglobin. Simply, and this oxygen used for this. अब ये जो CO2 निकली है उसका क्या होगा, इसका एक अलग पाथ है. तो this CO2 released from the respiration comes in the plasma of blood, and through the blood this CO2 rich blood रन करता है टिश्यू से लंग्स की तरफ, और लंग्स में जाकर एयर सैक जो होता है उस एयर सैक में ये एक्सचेंज कर लेता है या डिफ्यूज हो जाता है एयर सैक में, और यहाँ से होता हुआ आउटसाइड चला जाता है. इसमें एक बेसिक सा सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द पैसेज ऑफ एयर. तो एयर फ्रॉम आउटसाइड कम्स इनटू नोज, नोज से आता है नॉस्ट्रिल में, नॉस्ट्रिल से आता है नेजल पैसेज में, और नेजल पैसेज से आता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से आता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स से आता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आता है लंग्स में, लंग्स से आता है एल्वुलाई में, जिसको एयर सैक भी बोलते हैं. इस एयर में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. ये ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में चली जाती है, और जो CO2 होती है ब्लड में, जो CO2 होती है ब्लड में वो एयर सैक में आ जाती है, और फिर वापस से यही पूरा टर्न होगा और ये एयर वापस आउटसाइड आ जाएगी. सिंपल. तो इस पैसेज को पूरा जो है सीरियसली देख लेना इस बार, ये बहुत सिंपल है. इसको इस तरीके से ही पूछा जाता है, फ्लो ऑफ द एयर इन द बॉडी ऑफ ह्यूमंस. सिंपल है. मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. सारा वीडियो आप जो है इजीली देख लें, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें. हम बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ाते हैं ताकि जो है इजीली आप समझ पाएँ. जो बच्चे नए होते हैं, जानते नहीं कुछ, थोड़ा उनका नॉलेज लेवल भी डाउन होता है, तो वो इजीली इसको सीख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.